स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। रीढ़ की हड्डी क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको कीर्तिका बुक चैप्टर 3 में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्क संगत है? देखिए, राम प्रसाद और राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो है वो बात बात पर जब बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं? तो जब उमा को देखने के लिए आए थे गोपाल प्रसाद और उसके बेटे। तो बात बात पर जब वे लोग बात कर रहे हैं तो एक हमारा जमाना था बोल करके आपस में क्या करते हैं? वर्तमान समय की तुलना करते हैं। तो क्या ये तर्क जो करते हैं, तर्क देते हैं, क्या ये तर्कहीन है? तर्क तुलना करने लायक है? तो बिल्कुल नहीं। ये एक तर्कहीन बातें होती है, क्योंकि हम अतीत और वर्तमान को कभी भी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है अतीत में जो है वो कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें बुरी होंगी, तो उससे अगर तुलना अगर वर्तमान में करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तर्कहीन बातें हैं। क्यों? अब देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि उस समय के लिए ठीक भी होंगी और इस समय के लिए ठीक नहीं होंगी। तो उस चीज में क्या हुआ धीरे धीरे इसमें बदलाव भी आया। और बदलाव कैसे? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि सती प्रथा उस समय में थी, तो क्या अभी के समय के लिए वो ठीक है? बिल्कुल नहीं। तो उस समय भी एक कुरीतियां थी जो इसको बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे जो समाज सुधारक है उन्होंने क्या किया, इस चीज में बदलाव लाया। क्यों बदलाव लाया? क्योंकि समय का ये डिमांड था, इस वजह से। तो समय के साथ क्या होता है, खान पान या भाषा या समाज, उसमें परिवर्तन आता ही रहता है। और उसको अगर हम लोग तुलना करेंगे वर्तमान समय से तो वो उचित नहीं है। तो यही बताते हैं कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात में जब कहते हैं कि हमारा एक जमाना था, तो वो तर्कहीन बातें हैं। बिल्कुल भी अभी के समय के लिए, वर्तमान समय के लिए वो मेल नहीं खाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप भी क्या कर सकते हो, वर्तमान समय में जो कर रहे हो वो भविष्य में हो सकता है उससे बेहतर होगा। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। तो अतीत में तो मोबाइल था नहीं, फिर भी लोग क्या करते थे, इंटरटेनमेंट का साधन था फिर भी। और लेकिन आज में क्या हो रहा है, जो उस समय इंटरटेनमेंट का साधन था वो अब नहीं रह गया है। अब इंटरटेनमेंट का साधन का जो नजरिया है वो बदल गया, टेक्नोलॉजी ने ले लिया है जगह। तो ये चीजें आगे आकर के और बेहतर होती जाएंगी। तो इसी वजह से अगर हम लोग वर्तमान में और भविष्य को अतीत को लेकर के अगर तुलना करें तो ये उचित नहीं होगा। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? देखिए, राम स्वरूप जो है वो एक जिम्मेदार पिता थे और जिम्मेदार पिता होने के नाते अपनी बेटी से प्यार भी करते थे। और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाया और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहे, आत्मनिर्भर बना दिया। अब आगे जब क्या हुआ, उन्होंने अपने एक पिता होने के नाते तो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरह से निभाया। लेकिन जब समाज की बात आई, जब उनकी बेटी की विवाह की बात आई, तब वो उनको क्या करना पड़ा, विवश होना पड़ा। क्यों? क्योंकि समाज में उस समय प्रचलन था कि लोग जो है वो अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करते थे। इस वजह से समाज एक्सेप्ट नहीं करते थे अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों को। इस वजह से क्या हो रहा है, राम स्वरूप को भी क्या करना पड़ा, तो अपनी बेटी का जो उच्च शिक्षा है उसे छिपाना पड़ा और उन्हें बोलना पड़ा कि नहीं, उनकी बेटी जो है ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक तक पढ़ी हुई है। तो इसमें क्या हुआ, 10वीं तक पढ़ी हुई है, ये बोला गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं एक विरोधाभास है। क्या दिखाता है? तो समाज की मानसिकता को दिखाता है, दोहरी मानसिकता को दिखाता है। और जिसके कारण जो राम स्वरूप है उनको भी क्या करना पड़ा, विवश होना पड़ा उनके सामने। तो ये विरोधाभास उनके सामने आकर के जो समाज की झूठी मानसिकता है वो आकर के उनके सामने खड़ी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे और वह उचित क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे राम स्वरूप जो है अपनी बेटी का विवाह करने के लिए क्या किए, तो गोपाल प्रसाद जी से झूठ बोले कि उनकी बेटी जो है कम पढ़ी लिखी हुई है, 10वीं तक ही पढ़ी लिखी हुई है, जबकि उमा ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली थी। तो यहाँ पे जब देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो अपनी बेटी का जो शिक्षा है उसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। और खुद तो झूठ बोल रहे थे लेकिन चाह रहे थे कि उमा भी क्या करे, झूठ बोले, जो कि उमा को पसंद नहीं था। इस वजह से उमा क्या करती है, मुखर होकर के साहसिक कदम उठाती है और अपनी बात जो है बड़े साहस के साथ रखती है। तो ये उचित नहीं है कि अगर ऐसा
करते हैं रामस्वरूप जी, तो ये क्या होगा, तो एक महिला के जो व्यक्तित्व है उन्हें दबाने का या बेबस लाचार मार्ग प्रशस्त करने का एक जरिया बन जाएगा, और जिसे उमा बर्दाश्त नहीं की और वो अपनी बात बखूबी रखी और साहस के साथ रखी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इन दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए, जब आप रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो क्या है, गोपाल प्रसाद जी क्या करते हैं, बिजनेस मानते हैं विवाह को, यानी कि रिश्ते उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने नहीं है, बल्कि पैसे उनके लिए मायने रखते हैं। और जब जिस व्यक्ति के लिए पैसे ज्यादा वैल्यू रखेंगे, रिश्ते नहीं, तो ऐसे में वो रिश्ते को भी क्या करेंगे, बिजनेस मानेंगे। तो ये इस तरह के दिखाते हैं कि वो किस तरह का इंसान है, दोहरी मानसिकता वो रखेंगे, या शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी वे क्या कर रहे हैं, बिजनेस मान रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उनके लिए रिश्ते नहीं बल्कि बिजनेस या पैसे उनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं, ये चीज देख रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे कि जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी का विवाह जो है उमा की जो रिश्ता है गोपाल प्रसाद के जो बेटे हैं शंकर से करना चाहते थे, जो कि क्या कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो वहां राम स्वरूप तो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की जो विवाह हो वो उच्च घर में हो, अच्छा घर में हो। तो ऐसे में लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी बेटी का जो पढ़ाई है उसे छिपा रहे हैं। तो ये उचित नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो है झूठ पर कायम नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा था कि उनकी बेटी ने क्या किया, तो कम शिक्षा प्राप्त की है, ये झूठ बोले थे। लेकिन क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। अब झूठ बोल रहे हैं तो ये तो अगर झूठ बोल करके कोई रिश्ता स्टार्ट करेंगे तो आगे चल करके उस रिश्ते में क्या होगी, दरार पड़ने की जो आशंका है वो हो जाएगी, जिसे उमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंत में वो बोल ही दी। तो हम देखते हैं कि दोनों ही समान रूप से क्या है, अपराधी है, क्योंकि एक तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को क्या मान रहे हैं, बिजनेस मान रहे हैं, और दूसरे उमा प्रसाद जी जो रामस्वरूप जी जो है वो क्या मान रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो अपनी बेटी की जो शिक्षा को है उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। और एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए क्या है, तो ये उनका आत्मसम्मान की बात है या उनके व्यक्तित्व को कुचलने जैसी बात हो जाती है। इसलिए कहा गया कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर के किन कमियों की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं? जब उमा बोलती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, इससे एक चीज साबित हो जाता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी आखिर क्यों बोलती है? रीढ़ की हड्डी जो होता है वो पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने में काम आता है, यानी कि हमारा शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो रीढ़ की हड्डी। अब इसी से आप देखोगे कि उमा कहती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है उसे बताया जाए, बल्कि किस ओर इशारा कर रही है, तो इशारा कर रही है उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र की, या उसके अंदर जो स्वाभिमान है उसकी। अब वो नहीं है उसके अंदर, ये बताने का प्रयास करती है। क्यों करती है? क्योंकि बहुत बार जो शंकर है वो महिला जो हॉस्टल है वहां उसके बाहर घूमते हुए नजर आया है, और वो क्या कर रहा है, अपने पिता के पैसों पर ही अभी क्या है, तो अपना गुजर बसर कर रहा है, या उस जो उसके पिता कहते हैं वही मानते हैं। तो यानी कि उसका खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना खुद का कोई व्यक्तित्व है, ना ही खुद का चरित्र अच्छा है। तो ये सभी कमियां देख करके ही जो उमा है वो बोलती है कि क्या आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो ये सब देखेंगे उनके व्यक्तित्व में। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, इस समाज को, एक सभ्य समाज को उमा जैसी लड़की को उमा जैसे लड़की की सख्त आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उमा जो है एक मुखर व्यक्तित्व की है और समाज में अपने साहस के साथ अपना बात को रखने में सक्षम है। इसीलिए जब ये सब उसके विवाह की बात हो रही थी तो वो गलत होते नहीं देख पाई, और आगे चल करके वो अपनी जो बात है वो बड़े साहस के साथ रखती है। जबकि दूसरी ओर आप देखोगे कि शंकर जो है उसका व्यक्तित्व सही नहीं है, वो खुद का जीवन यापन नहीं कर सकते बल्कि पिता के सहारे जीवन यापन कर रहा है। उसका चरित्र सही नहीं है, उसके व्यक्तित्व नहीं है, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है। तो ये सभी चीजें देखने के बाद आप बोलोगे कि एक समाज को कैसी व्यक्तित्व की जरूरत है, तो उमा जैसी लड़की की। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी
शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी कहने से आप क्या समझते हैं? वो हड्डी जो क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर के जो संतुलन है वो उसे बनाए रखने में सहायता करते हैं। उसी तरह से एक मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो संतुलित कैसे रहता है? तो उसके विचारों से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से। और एक समाज को ऐसे व्यक्तित्व की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो कि संतुलित हो और अपने विचारों को वो संतुलित करके रखे। तो ये चीज इसमें बताने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से शंकर के माध्यम से यहां दिखाया गया है कि किस तरह से उसके विचार जो है, किस तरह से उसके विचारों में कमी है, उसके व्यवहारों में कमी है, उसके चरित्र में कमियां हैं, वो शारीरिक रूप से कमजोर है। जबकि ठीक उसके उल्टा उमा के चरित्र को दिखाया गया है कि किस तरह से वो साहसिक है, किस तरह से वो दृढ़ संकल्पित है, किस तरह से वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने में उच्च शिक्षा ग्रहण की हुई है। तो ये सभी चीजें जो है एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो पूरी तरह से देखोगे कि एक मनुष्य के कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए और किस तरह से संतुलित होना चाहिए, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है वो इस पाठ में बहुत ही सार्थक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? जब एकांकी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कथा वस्तु के आधार पर उमा जो है वो मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। आखिर ऐसा क्यों है? तो यहां पूरा का पूरा एकांकी जो है उमा के विचारों और एक महिला का सम्मान को लेकर के इस एकांकी में बताया गया कि किस तरह से एक महिला को साहसिक होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और महिला भी समाज में उचित स्थान रखती है, ये बताने का प्रयास किया गया है और उसका मौलिक अधिकार भी है। तो ये पूरा कथा वस्तु के आधार पर हम मानते हैं कि उमा जो है इस एकांकी का मुख्य पात्र है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए, ये पूरा का पूरा एकांकी में जो राम स्वरूप है एक संकोची स्वभाव और एक विवश पिता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं वे झूठ बोले हैं और आप देखोगे कि समाज से वो क्या कर रहे हैं, तो समाज से काफी डरते हैं। तो ये दिखाने का प्रयास किए गए। वहीं गोपाल प्रसाद जो है वो एक दोहरी मानसिकता वाले तथा रूढ़िवादी व्यक्ति है जो कि दहेज प्रथा में विश्वास करते हैं और सत्य सुन करके अपना मुख मोड़ लेने वाले व्यक्ति हैं। जब उमा बताती है कि क्या उनके जब उमा जो है सब कुछ बताती है तो जाकर के उमा प्रसाद जब गोपाल प्रसाद जो है वो क्या करते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले व्यक्ति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों की चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग है और विपरीत है। अगला क्वेश्चन है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? एकांकी जो है रीढ़ की हड्डी, इसमें आप देखोगे कि ज्यादा करके बात किस ओर की गई है, तो एक महिला के सम्मान की, महिला की एजुकेशन की और महिलाओं की जो मुखर व्यक्तित्व है उससे बात की गई है। किस तरह से एक महिला को साहस के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, ये सभी दिखाने का प्रयास ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य रह गया है। क्योंकि एक महिला का समाज में क्या होना चाहिए, उचित स्थान दिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समाज जो है एक महिला और पुरुष दोनों मिलकर के ही बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एकांकी का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो महिला विकास की तरफ, महिला सशक्तिकरण की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? देखिए, एक महिला का एक समाज में उचित स्थान मिलना उसका मौलिक अधिकार होता है और ऐसे में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के एक समाज का निर्माता होते हैं। तो ऐसे में सामाजिक रूप से या सामुदायिक रूप से सबको आगे आकर के क्या करना चाहिए, जो भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।